नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण विषय वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, इस वायुमंडल चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है वायुमंडल का अर्थ, दूसरा वायु का संघटन, तीसरा वायुमंडल की परत, चौथा वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया, पांचवा तापमान का अर्थ और प्रक्रिया, छठा सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक तथा सातवां बिंदु है तापमान का वितरण और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक। तो साथियों, शुरू करते हैं आज हम लोग ये महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत। वायुमंडल का अर्थ, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक विशाल आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल धरातल के साथ जुड़ा रहता है। वायु क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वायु किसे कहते हैं। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती है और ये अणु वायु में स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में घूमते हैं। वायु की सघनता एक इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। धरातल के निकट की वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु में उपस्थित अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और वायु विरल हो जाती है। वायु का संघटन, वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें गैसों का अनुपात समान नहीं होता है। वायु में दो मुख्य गैसें, नाइट्रोजन जो कि 78% है तथा ऑक्सीजन जो कि 21% है, और शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प सम्मिलित हैं। ये सभी गैसें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए तथा पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल को मोटे तौर पर 4 परतों में विभाजित किया जाता है, किंतु साथियों किसी किसी पुस्तक में 5 परतों में विभाजित किया गया है और हम लोग इसमें उन 5 परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसका विस्तार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। गैसों का एक बड़ा भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। साथ ही वायुमंडल की लगभग समस्त जलवाष्प इसी परत में पाई जाती है। साथियों, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। क्षोभ मंडल तथा इसके ऊपर की शेष परतें एक प्रकार के फिल्टर का काम करती हैं, क्योंकि ये सौर ऊष्मा को तो धरातल तक आने देती हैं, लेकिन सूर्य के किरणों के हानिकारक विकिरण को अवशोषित और परावर्तित कर देती हैं। इसलिए साथियों, वायुमंडल की ये परतें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका अपना अलग अलग महत्व है। क्षोभ मंडल में
प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप घटता है तथा प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। साथियों, इसे ही सामान्य ताप पतन दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। अगला है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। साथियों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाई जाती है, और इसका सही उत्तर होता है समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत यानी जो ओजोन गैस की परत है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अगला है साथियों आयन मंडल। आयन मंडल 60 से 640 किलोमीटर तक फैला होता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार एवं संचार उपग्रह आदि की सुविधा प्राप्त होती है। आयन मंडल एवं बाह्य मंडल को किसी यंत्र से अलग नहीं किया जा सकता, अतः कुछ विद्वान ऑरोरा ऑस्ट्रालिस तथा ऑरोरा बोरोयालिस को बाह्य मंडल की घटना बताते हैं, परंतु वास्तव में यह आयन मंडल की घटना है। तो साथियों, यहाँ पर यह याद रखने वाली बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस तथा ऑरोरा बोरोयालिस की घटना है, वह वायुमंडल की घटना नहीं है, बल्कि यह आयन मंडल में घटित होती है। अगला मंडल है साथियों बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर होती है, को बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है, जो कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। साथियों, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जहां हमारे सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। साथ ही यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। साथियों, हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि
ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। ऊपर की ओर जाने पर केवल वायु दाब ही नहीं घटता, अपितु तापमान में भी बदलाव आता है। यानी साथियों, जब हम लोग वायुमंडल में ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं, वायु दाब में कमी आती जाती है और साथ ही तापमान में भी बदलाव होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक पाई जाती है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में समस्त वाष्प का 90% भाग पाया जाता है। अगला है वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया। हमारे ग्रह पृथ्वी की सभी दिशाओं में निरंतर प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण, जिसे सौर विकिरण कहते हैं, का प्रमुख स्रोत सूर्य है। चूंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी और उससे बहुत दूर भी है, इसलिए पृथ्वी सौर विकिरण का एक छोटा सा भाग ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा को सूर्य ताप कहते हैं। धरातल मुख्यतः इसी सूर्य ताप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, परंतु वे वायुमंडल को उतना गर्म नहीं करती जितना धरातल को गर्म करती हैं। गर्म धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को भी गर्म कर देता है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान घटता जाता है। तापमान का अर्थ। वायु में ऊष्मा, गर्म या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान को मापने का मानक इकाई अंश सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। तापमान का मापक यंत्र है तापमापी यानी कि थर्मामीटर। तापमापी में एक सकरी नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। जब तापमान बढ़ता है तो पारा फैलने लगता है और नली से ऊपर चढ़ने लगता है। इसके विपरीत जब तापमान गिरता है तो पारा नली में सिकुड़कर नीचे आ जाता है। तो साथियों, हम लोग तापमान को तापमापी यंत्र यानी थर्मामीटर से मापते हैं। अगला है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी के सभी भागों को पूरे वर्ष समान मात्रा में सूर्यताप नहीं प्राप्त होता, अर्थात सूर्यताप की मात्रा को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पहला है सूर्य की किरणों के कोण। सूर्य की किरणें दो प्रकार के कोण बनाती हैं, एक तो सीधा कोण और दूसरा तिरछा कोण। सीधा कोण दोपहर के समय बनता है। सीधी किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय करती हैं। सीधी किरणें एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती हैं, इसलिए उनसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें उष्ण कटिबंध पर सीधी पड़ती हैं, अतः वहां गर्मी अधिक होती है। अब हम लोग समझेंगे तिरछी किरणें, जहां पर तिरछा कोण बनता है। तिरछा कोण सुबह और शाम के समय बनता है। तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तिरछी किरणें एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं,
इसलिए ऊष्मा का प्रभाव कम हो जाता है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, अतः वहां ठंड अधिक होती है। सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है सूर्य के प्रकाश की अवधि। किसी स्थान पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को निर्धारित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक सूर्य के प्रकाश की अवधि है, जो निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। पहला, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं और सूर्य ताप की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है, जबकि शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं और सूर्य ताप की मात्रा कम होती है। इस प्रकार धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। साथियों, अगला बिंदु है तापमान का वितरण और ऊष्मा कटिबंध। पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा और तापमान के वितरण में निकट का संबंध है, अर्थात तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। साथियों, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, अंडरलाइन करने लायक बिंदु है। तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। पृथ्वी पर ऊष्मा के 3 कटिबंध पाए जाते हैं, जो कि निम्नवत हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। अब हम लोग बिंदुवार इन तीनों कटिबंधों की स्थिति और उसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला आता है उष्ण कटिबंध। स्थिति: विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वह उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। सूर्य की किरणें एक वर्ष में सूर्य की आभासी गति इन्हीं अक्षांशों के बीच होती है। परिणाम स्वरूप इस कटिबंध में सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग सीधी रहती हैं। सूर्यताप: उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और यह बहुत गर्म रहता है। साथियों, अगला है शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान सामान्य रहता है, अर्थात ये ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना तो ज्यादा ठंडा होता है, यानी शीतोष्ण कटिबंध में तापमान लगभग एक समान होता है। अगला है साथियों शीत कटिबंध। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है शीत कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी या ना के बराबर पड़ती हैं। साथियों, शीत कटिबंध में सूर्य ताप की मिलने वाली मात्रा सबसे कम होती है, अर्थात यह क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। उपरोक्त विवरण से
स्पष्ट है कि अक्षांश और तापमान के मध्य विपरीत संबंध है, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री तक तापमान अधिकतम होता है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक तापमान सामान्य रहता है और 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक बहुत कम, यानी कि यह बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है। यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है। वायु का तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ भी घटता जाता है। तापमान के इस परिवर्तन का अनुभव आप मैदानी भाग से पर्वतों पर जाते हुए या पर्वतों से मैदानी भाग में आते हुए कर सकते हैं। सामान्यतः तापमान प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। यही कारण है कि शिमला और लुधियाना एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बाद भी शिमला लुधियाना की अपेक्षा ठंडा रहता है। तापमान को प्रभावित करने वाला अन्य कारक किसी स्थान की समुद्र से दूरी है। चूंकि जल स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म या ठंडा होता है, अतः इसके ऊपर की वायु भी ठीक उसी तरह गर्म या ठंडी होती है। इसलिए स्थल भाग और जल भाग के ऊपर की वायु के तापमानों में हमेशा अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग अधिक गर्म होता है और इसके ऊपर की वायु गर्म होने पर उठने लगती है, जबकि इसके विपरीत जल के ऊपर की वायु अधिक ठंडी और सघन होने पर यह स्थल की ओर चल पड़ती है और समुद्र के निकटवर्ती स्थल को ठंडा कर देती है। अतः इस कारण समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमानों में बहुत कम अंतर रहता है। ऐसे स्थानों में तापमान वर्ष भर लगभग एक समान होता है। साथियों, स्थल के आंतरिक भागों में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमानों में बहुत अधिक अंतर रहता है। ऐसे स्थानों की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। इसके तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है, इसलिए इसे विषम जलवायु भी कहते हैं। तो साथियों, आज हम लोगों ने वायुमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बारीकी से समझा है और आगे हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे के चैप्टर यानी कि गतिशील वायु, मानसून इत्यादि को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिए आप लोग मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया जो भी महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय हिंद।